सोचिए, आप बीमार पड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन जैसे ही बिल सामने आता है, आपके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अस्पताल के मनमाने चार्ज जुड़ जाते हैं। अब यही कहानी आपकी नहीं है, लाखों लोगों की है। अस्पताल आरोप ये लगाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज कुछ खेल कर रही हैं, लेकिन अब ये खेल खत्म होने वाला है। सरकार अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसने जा रही है और इसके लिए सरकार जल्द ही हेल्थ एक्सचेंज भी बनाने जा रही है, जहां पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनी, अस्पताल सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। मतलब पारदर्शिता होगी और जवाबदेही भी तय होगी ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इसीलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा ये एक आम आदमी का पेन पॉइंट है और इससे क्या कुछ उम्मीद की जाए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या टेंशन फ्री हैं? अगर आप भी यही सोचते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि लोगों की शिकायतें ये हैं कि ज्यादातर अस्पताल इंश्योरेंस पॉलिसी देखकर इलाज का खर्च बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, जिसका जितना महंगा इंश्योरेंस है उतना ज्यादा मनमाना बिल थमा रहे हैं। इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे अस्पतालों की मनमानी नहीं चल पाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसी साल देश में हेल्थ एक्सचेंज शुरू किया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अब अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। अभी तक देखा गया है कि अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट के नाम पर मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। कई बार बिना वजह इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन हेल्थ एक्सचेंज आने के बाद ये सब नहीं होगा। इस एक्सचेंज के तहत इलाज के रेट एक समान होंगे, यानी अगर किसी मरीज को एक ही बीमारी का इलाज कराना है तो अलग अलग अस्पताल अलग अलग बिल नहीं बना पाएंगे। रेट अस्पताल के ग्रेड के हिसाब से तय होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यही नहीं, सभी बड़े अस्पतालों को इस एक्सचेंज का हिस्सा बनना होगा। इसका फायदा ये होगा कि मरीजों को हर जगह स्टैंडर्ड और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। इलाज एक तय प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा ताकि कोई भी अस्पताल अपनी मनमानी ना कर सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से हेल्थ सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों को राहत मिलेगी, यानी आने वाले समय में इलाज आसान, सस्ता और भरोसेमंद हो सकता है। प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म एओन की ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड रेट्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेल्थ केयर का खर्च 2025 के अंत तक 13% तक बढ़ने का अनुमान है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत 10% से कहीं ज्यादा है। पिछले साल भी ये 12% था। ये दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के विश्लेषण में साफ हुआ है कि अस्पताल मरीजों के लिए इलाज की लागत बढ़ा रहे हैं। खासकर उन लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं जिनके पास महंगा इंश्योरेंस कवर होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आय में वार्षिक बढ़ोतरी 2024-25 में घटकर 9% रह गई है, जबकि एक साल पहले ये 20% से ज्यादा थी। ये कमी इसलिए आई क्योंकि प्रीमियम कई लोगों के लिए महंगा हो गया है, जिससे पॉलिसी रिन्यूअल भी कम हो रहे हैं। सरकार के इस कदम का सीधा मकसद है अस्पतालों की ओर से इलाज के खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर रोक लगाना, क्योंकि जब अस्पताल खर्च ज्यादा दिखाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है और इसका बोझ आखिरकार पॉलिसी होल्डर पर पड़ता है। यही वजह है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कई लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार का ये नया सिस्टम इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव के सिंह का। मेंबर हैं AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, साथ ही साथ मेडिकल डायरेक्टर भी हैं AIMS, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजीव आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं महावीर चोपड़ा, फाउंडर हैं बेशक इंश्योरेंस के। बहुत बहुत स्वागत है चोपड़ा सर आपका भी हमारे शो पे। चोपड़ा सर, इनफैक्ट मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, और ये जो हेल्थ एक्सचेंज कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, कितना हम इससे आश्वस्त हों कि इससे जो अस्पतालों की तरफ से मनमानी है और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी मनमानी है, उस पर लगाम लगेगी। नीड ऑफ द आवर क्या है सर? टोटली। तो हम जब भी कोई भी अस्पताल में जब भर्ती होता है और उसके पास इंश्योरेंस होता है तो उसका एक ही डिमांड होती है कि उसने जो इंश्योरेंस ली है
उसके हिसाब से उसको सही ट्रीटमेंट मिले और उसको उसकी जेब से कोई पैसे ना कटे। ये चीज़ हो नहीं पाती है बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में हमेशा खींचातानी रहती है। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कहती है कि हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करती है या ओवर ट्रीटमेंट करती है, या कभी कभी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तभी भी ट्रीटमेंट करवा देती है। और हॉस्पिटल ये कहती है कि इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल साइड पे बेसिकली इंटरफेयर कर रही है, या बेसिकली ये पॉइंट आता है कि जहाँ पे कि पेमेंट टाइम पे नहीं जाती है, या बहुत सारे मनमानी इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसमें पिसता सिर्फ कस्टमर है। आज की तारीख में हॉस्पिटल जितना चार्ज करना चाहता है वो हॉस्पिटल चार्ज करता है, और इंश्योरेंस कंपनी जितना पे करना चाहती है वो पे करती है, या तो हॉस्पिटल को कैशलेस के थ्रू या रीइंबर्समेंट के थ्रू कस्टमर को। फाइनल पैसा जो होता है उसके ऊपर का वो कस्टमर अपनी जेब से पे करता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो हेल्थ एक्सचेंज से जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसमें अगर स्टैंडर्डाइजेशन होती है रेट्स की, प्रोटोकॉल्स की, प्रोसीजर्स की, ये चीज कस्टमर के लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ सही तरीके से तो कस्टमर को काफ़ी राहत मिलेगी। दो तरीके से, एक है कि कस्टमर को जब खुद से वो हॉस्पिटल जाएगा तब उसको पता चलेगा कि कितना खर्चा आने वाला है, कभी भी कोई भी टाइप का उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंश्योरेंस है या नहीं है, उसको सही प्राइस चार्ज होगी। दूसरा है कि इसके कारण लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि फाइनली जो क्लेम्स आते हैं उसके हिसाब से ही इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। तो इसका डबल इम्पैक्ट है कस्टमर के लिए दोनों साइड से। अगर वो खुद से भी पे करता है तो उसमें पैसे बचेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी काफी कंट्रोल में आएंगे। एब्सोल्युटली, यानी कि क्लेम प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जिसकी मांग बहुत पहले से की जा रही है। और क्लेम सेटलमेंट्स अगर तेज़ होंगे तो स्वाभाविक रूप से पेशेंट को तुरंत राहत भी मिलेगी। बट इसमें क्या कोई अस्पतालों का भी पक्ष है? डॉक्टर संजीव के सिंह, आप AHPI के मेंबर भी हैं सर, और आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के टॉप मैनेजमेंट से भी हैं, तो हमें समझाइए सर कि इसमें अस्पतालों का पक्ष क्या है, वस्तुस्थिति क्या होती है? थैंक यू दीपक जी। इसमें मरीज जब भी किसी इलनेस के थ्रू अस्पताल में आता है वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में होता है, और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डू नो हार्म, और उसको सबसे पहले जो अप्रोप्रिएट रैशनल थेरेपी है वो चालू करना बहुत ही अनिवार्य है। और वही मेडिकल प्रोफेशन है, वही इस नोबिलिटी है, और वही इस प्रोफेशन को बहुत ही डिस्टिंक्ट रखता है। सो अब जैसा कि अभी बताया कि खींचातानी डेफिनेटली है, क्योंकि एक इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शंस भी हो सकते हैं, या फिर प्री ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन में डिले होने की वजह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी जा सकती है, जिसके कारण कंज्यूमर परेशान भी रह सकता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज स्टैंडर्डाइजेशन है और बिट ऑफ रेगुलेशन है। जब हम दूसरे कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं, अफोर्डेबल केयर एक्ट अगर यूएस में देखते हैं, या फिर यूरोपियन यूनियन में जर्मनी और फ्रांस को देखते हैं, तो उसमें बहुत ही साफ है कि देयर इज अ गेट कीपर, और उस गेट कीपर की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होती है, सो दैट इट इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। जो भी आपके ट्रांजैक्शन है ट्रांसपेरेंट है, जो आपने एक स्टैंडर्डाइज वे से क्लिनिकल पाथवेज को आपने अडहियर किया और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया, और मरीज को भी मालूम है, और उसी के बेसिस पे उसका पेमेंट होता है। जब ये ट्रांसपेरेंसी नहीं एग्जिस्ट करती, तब ओवर बिलिंग या अंडर एस्टिमेशन या अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस की वजह से एक दबाव पैदा होता है और स्ट्रेस होता है कि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। तो अभी जैसे गवर्नमेंट की एक मूवमेंट है, NABH एक्रेडिशन एक प्राइमरी रोल है, उसके अलावा उन्होंने ग्रेडिंग ऑफ द हॉस्पिटल्स को भी लेकर के आ रहे हैं, जो NABH प्लस होगा, जहाँ पे हर क्लिनिकल वर्क स्टैंडर्डाइज्ड होगा। डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, स्ट्रोक का, सेप्सिस का ट्रीटमेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटर्निस्ट, हर अस्पताल में टियर 1, टियर 2, टियर 3 मोर और लेस ये स्टैंडर्डाइज होगा, ताकि हमारा आउटकम ठीक रहे, उसके हिसाब से बिलिंग ठीक रहे, उसके हिसाब से जो कंज्यूमर का है सेटिस्फैक्शन रेट है और उसका जो डिलाइट फैक्टर है वो मेंटेन रहे। एब्सोल्युटली। तो ये इसमें इस तरह से एक आम इंसान को सहूलियत मिल सकती है। डॉक्टर
मनोज कुमार, यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप हमें थोड़ा सा समझाइए सर, क्योंकि देखिए दोनों तरफ हम देखते हैं कि इश्यूज़ हैं। अस्पतालों पर कैसे इंश्योरेंस कंपनी से अस्पताल परेशान है, ये भी हम जानते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम्स को अननेसेसरी डिले करती हैं, हॉस्पिटल्स का कैश फ्लो बाधित हो जाता है, ऑपरेशंस प्रभावित होते हैं, बिल अमाउंट्स को यूनिलैटरली डिडक्शन दिखाकर हॉस्पिटल्स को कम पेमेंट मिलता है, फेयर रेट से कम होता है, तो इसमें तो हॉस्पिटल्स की चिंताएं भी हैं। अब दूसरी तरफ जब हम इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाते हैं, उनके अपने वो कहते हैं साहब हॉस्पिटल अननेसेसरी आइटम बिल करके इन्फ्लेट करते हैं, क्लेम की कॉस्ट बढ़ जाती है, अननेसेसरी प्रोसीजर पुश करके प्रीमियम्स और क्लेम्स का जो पे आउट है वो बढ़ा देते हैं। तो मतलब दोनों तरफ है, बट इसमें पिसता है एक आम आदमी। तो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए सर, अगर एक्सचेंज जैसी कोई व्यवस्था आती है, इससे क्या एक सहूलियत मिलेगी एक आम आदमी को? दीपक जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज उठाया है और जिसको हम लोग रोज़ फेस कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, जो भी, या तो कहिए कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस जो है उसमें जैसे एंजियोप्लास्टी की पैकेज होती है, वो बड़ा पैकेज होता है, 2.5-3 लाख रुपए खर्च होते हैं उसमें। और कई बार हमने देखा है कि इनिशियल जो आप भेजने के बाद बहुत लेट रिस्पॉन्स होता है इंश्योरेंस कंपनी का और डिनायल आता है। देखिए, हमारे देश में करीब 60% 70% लोगों के पास किसी न किसी फॉर्म में इंश्योरेंस है, चाहे प्राइवेट कंपनी से हो चाहे गवर्नमेंट का हो। 30% लोग, करीब 40 करोड़ लोग अपने पॉकेट से पैसे देते हैं। तो हमने कई बार देखा है, झगड़े को उठते हुए कई बार देखा है, कई बार पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनियाँ अपनी टीपीए रखती है, जिसको आप थर्ड पार्टी ऑडिटर बोलते हैं, उनका इंटेंशन ऐसा होता है कि किसी तरीके से क्लेम को रिजेक्ट किया जाए, कोई ना कोई प्रायर हिस्ट्री उठा के या कुछ करके। देखिए, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर पेशेंट्स जो अपना इन्फॉर्मेशन देता है इंश्योरेंस कंपनी को 100% पेशेंट्स के सही जाते हों, लेकिन अधिकांशतः मैंने देखा है कि एक इनिशियल उनका एटीट्यूड होता है कि क्लेम को किस तरीके से देर किया जाए। और कई बार हमने देखा है कि आप मॉर्निंग में डिस्चार्ज पेशेंट्स के लिए आप कंप्लीट बिल बनवा के भेजिए, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लीजिए, इंश्योरेंस क्लेम को आते आते रात के 10, 11, 12 बज जाते हैं। उससे भी मरीजों को बहुत परेशानी होती है, पूरे दिन वो इसी चीज़ पे लगे रहते हैं कि किसी तरीके से क्लेम आए। हमारे देश में जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो हमारे हेल्थ केयर को तो करना पड़ेगा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। और आज के डेट में आप देखें 1.3 बेड्स हैं करीब 100 पेशेंट्स पे, जो कि कम से कम मुझे लगता है कि क्राइटेरिया के हिसाब से 3 बेड होना चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन। तो जिस तरीके से हेल्थ केयर को एक्सपेंड होना है, उसमें इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इंश्योरेंस में आर्बिट्रीनेस है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और मैं ये कहूँगा कि अब जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज आया, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पे रहेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन जब साझा होगी, तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि ये वाला जो परेशानी है ये कम होगा। ये सरकार का जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये उठाया हुआ कदम, मुझे लगता है मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, डॉक्टरों को भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक कंसेप्ट यही है कि जो पैसे लग रहे हैं, डॉक्टर साहब हर छोटी चीज़ों के लिए वो डॉक्टर के पास आते हैं। टीपीए डेस्क की जगह जाने की बजाय पे आपसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इतने पैसे लग गए, हमारा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, तो आप भी परेशान होते हो। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए कि ये ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत लेयर दर लेयर समझाया, बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को दरअसल उसके नॉलेज में तो दूर दूर तक नहीं है। अब पॉलिसी चेंज हो गया, उसकी वजह से हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट सफ़र करेगा। लो रिम्बर्समेंट रेट है, उसकी वजह से हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं। डिस्चार्ज होल्ड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी ओवर बिलिंग हो गया, अनावश्यक ट्रीटमेंट हो गया, रेट हाइक्स हो गए। अल्टीमेटली नुकसान एक आम आदमी को होता है और वो कंफ्यूज होता है। कई बार हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स भी नहीं बताते हैं समय पर कि हमारा किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप था, अब ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। इस वजह से भी हमने देखा कि अभी कुछ रिसेंटली कुछ विवाद भी पैदा हुए हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। छोटे से ब्रेक के बाद अब हमने समस्याओं पर बातचीत की, समाधान किस दिशा में हो। देखिए कभी, क्योंकि ये भी आइडिया के लेवल पर है ये एक्सचेंज, अब ये मुकम्मल रूप में कब आएगा, कैसे आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसका स्वरूप किस तरह का होना चाहिए ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स की इसमें दिक्कतों को समाहित किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चोपड़ा सर, आपके पास आऊँगा। अभी कुछ वक्त पहले हमने एक आइडिया के बारे में भी सुना था, उसका तो सरकार बहुत तेज़ी से उस पर जिक्र भी कर रही है, काम भी कर रही है। NHCX, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय एक्सचेंज जो है, उस पर भी बात ये कही गई थी कि भाई स्वास्थ्य बीमा दावों की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल बनाया जाएगा, तेज़ बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। वो भी हम देख रहे हैं। एक पैरेलली बहुत सारे आइडियाज़ पे लगातार काम हो रहा है। पेन पॉइंट्स हम जानते हैं, लेकिन जिस आइडिया पे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है या रेगुलेटर साथ आने की कोशिश कर रहे हैं चोपड़ा सर, क्या वो सही अप्रोच है, मुकम्मल अप्रोच है, या फिर बिल्कुल समस्या को पूरी तरह से समाहित करने में सक्षम है, या अभी कुछ चीजें बाकी हैं जिसको एड्रेस करना होगा सर? राइट, ये सही शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये जो पहली बार पहल हो रही है इसके बारे में, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बारे में बातें हो रही है और इसके लिए सिस्टम लाए जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है फॉर द कस्टमर, जैसे हमने ऑलरेडी बात की। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि दो और चीज हो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ। एक है कि रेगुलेशन हो, जिसके हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन जो ट्रांसपेरेंसी लाएगी उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो वहां पे एक स्पेसिफिक रेगुलेशन होना चाहिए फॉर द हॉस्पिटल एंड फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के लिए, कि वो लोग सही राह पे चले। ऐसा नहीं है कि डेटा अवेलेबल है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, बट जब कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और थर्ड होगा एनफोर्समेंट, राइट। अगर ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेशन है, लेकिन अगर गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर कोई एनफोर्समेंट नहीं है, जैसे कोई फाइन, पेनल्टी या कोई टाइप की ब्लैक लिस्टिंग या कोई टाइप की बेसिकली रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर या पेनल्टी फॉर बैड बिहेवियर नहीं है, तो ये सारी चीज जो है वो मुकम्मल नहीं होगी, जैसे आपने कहा था, राइट। एग्जीक्यूट नहीं होगी और कस्टमर के फायदे में नहीं रहेगी। तो कंप्लेन सिस्टम, ग्रीवेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए, जो रेगुलेशन ही सॉल्व कर सकता है। और उसके बाद एनफोर्स करने के लिए रिवॉर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर और पेनल्टी फॉर बैड बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरत होगा। अगर ये तीनों चीज होती है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन और फिर एनफोर्समेंट, ये तीनों चीज जब होगी तब कस्टमर के लिए फायदा रियल मायने में उसके हाथ में आएगा। एब्सोल्युटली। तो यानी कि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन एक हो और दूसरा उस पर रीइंफोर्समेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर लेयर पे सुनिश्चित करना है कि इसका फायदा अंततोगत्वा एक आम मरीज को जाए, बिना इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स के हित प्रभावित करते हुए। ये बहुत ज़रूरी है। इस पूरी कहानी में कई बार हम हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज की पक्ष को भूल जाते हैं, उन्हें भी समाहित करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर एक बढ़िया हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनेगा देश में, जहाँ पर सबके लिए बात होगी। डॉक्टर संजीव सर, अपने अनुभव से हमें बताइए, आपको एक लंबा अनुभव है, आप बहुत बारीकी से मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स को भी क्या क्या उनके इश्यूज होते हैं उनको भी देख रहे हैं। बार बार जिसका जिक्र अभी चोपड़ा सर ने भी किया कि इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पे भी सरकार काम कर रही है, FHIR, फास्ट हेल्थ केयर इंटरऑपरेबिलिटी रिसोर्सेज। इससे कितना ज़रूरी होगा जो तमाम बीमा कंपनियों, अस्पतालों, जो लाभार्थी हैं, यहाँ तक कि TPA हैं और गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में डेटा साझा करने का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। और मुझे लग रहा है कि एक्सचेंज का भी बुनियादी आइडिया यही है। तो ये कितना ज़रूरी होगा कि अगर डेटा एक्सचेंज हो पाए, इंटरऑपरेबिलिटी हो, तो उससे पारदर्शिता आ पाए, कितना किस तरह से होगा सर ये? नहीं, अभी महावीर चोपड़ा ने जिन्होंने बताया बिल्कुल अहम बात है और बिल्कुल ठीक बात है। इस चीज को अगर हमको पारदर्शिता चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी जो आपका प्रश्न है वो चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिटरेसी। हॉस्पिटल और जो प्रोवाइडर है और जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसको लिटरेट करना कि वो सही प्रीमियम पे अपना पॉलिसी सेलेक्ट कर पाए, और उसके बाद चॉइस ऑफ द हॉस्पिटल कि वो राइट हॉस्पिटल पे वो उसके हिसाब से पहुंच पाए। दूसरी बात, इंटरऑपरेबिलिटी एज अ मेथड और अ मैकेनिज्म बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम इसमें फ्रेमवर्क चाहिए। हमने देखा है, जैसे अगर आप जाएं तो डिजी यात्रा या फिर कोविन या फिर हमने पेटीएम, उसकी उसी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क पे हमको हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ एक्सचेंज रखना होगा। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
और IRDA दोनों को मिल करके अगर काम करते हैं, अगर सिनर्जी है, मैरिज है, तो एक बहुत उम्दा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसकी वजह से इंटरऑपरेबिलिटी होगी। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों का पार्टिसिपेशन, तो प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पार्टिसिपेशन, और जो कंज्यूमर, जो पेशेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन। तो वो फीडबैक लेकर के हाउ बेस्ट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड डेवलप्ड, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा नेटवर्क गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से, उनके रेगुलेशन से, और प्रोवाइडर के स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी लाने में, दोनों मिलकर के अगर ये काम करते हैं और अच्छा सा हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं विच इज़ डिजिटल, विच हमको ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, तीन जो पिलर हैं उसको अगर हम एस्टैब्लिश करते हैं, तो हेल्थ एक्सचेंज वुड बी अ गुड स्टेप। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हेल्थ केयर के लिए। सो लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इंपॉर्टेंट पक्ष जोड़े। डॉक्टर मनोज सर, अब जैसा जो सर ने कहा, मैं उसी के कंटिन्यूशन में कहूँगा। अब लिटरेसी और अवेयरनेस का एक इशू कहाँ पर आ जाता है, जब पॉलिसी फाइन प्रिंट्स में ही कंफ्यूजन होते हैं। अगर पॉलिसी टर्म्स में हिडन क्लॉजेज होंगे जो कि बाद में क्लेम डिनाई करने का बहाना मिल जाए, या फिर ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाए जिसका समझ में नहीं आता है। TPA मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में अगर एक आम आदमी चाहे भी कि वो लिटरेट हो टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, अपनी पॉलिसी को लेकर, तो भी जब तक इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें, फाइन प्रिंट्स रिलेटेड मिसकम्युनिकेशन रहेंगे, तो इसमें आपको लगता है सर कि सरकार को एक यूनानिमस किस्म का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहिए सबके लिए, ताकि वो सहूलियत भरा हो? जी दीपक जी, आपने बिल्कुल कहा कि जो क्लेम प्रोसेस है, हाँ, उसकी स्ट्रीमलाइनिंग और उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये कंट्रोल सरकार ही कर सकती है। देखिए, जिस तरह की हम लोग बातें कर रहे थे कि हॉस्पिटल की ग्रेडिंग हो जाएगी, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, किस ग्रेड का है, उस हिसाब से उसकी रेट फिक्स की जाएगी। उसी तरह से मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियों पर भी नकेल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में किसी मरीज़ को अगर एक डर होता है तो उसको ये डर होता है, एक बार वो इंश्योरेंस अगर जेन्युइन बंदा भी है, उसने अपनी सारी हिस्ट्री दे के और एक प्रॉपर उसने इंश्योरेंस लिया, बट वो 100% श्योर नहीं है कि जब वो एडमिट होगा तो उसको क्लेम मिल जाएगा। और ये वजह है कि बहुत लोगों का इसके वजह से बहुत लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, मेडिक्लेम नहीं लेते हैं। तो एक तो वो विश्वास बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि देखिए, अभी भी ग्रीवांस एड्रेसल है। ग्रीवांस, अगर आप IRDAI की बात करें तो उसमें भी आप ग्रीवांस कर सकते हैं अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, बट वो बहुत स्लो सा प्रोसेस होता है। एक बार जब आप बिल हो जाता है, मान लिया किसी बंदे को 10 लाख रुपए बिल चुकाने हैं हॉस्पिटल में, उसके पास अगर उस समय सडनली उसको डिनायल आती है तो कहीं से लोन लेता है, कुछ बेचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, एक त्वरित निर्णय होना चाहिए। जो भी एजेंसी इसको कंट्रोल कर रही हैं या इसको रेगुलेटर हैं, उनको बड़ा फास्ट एक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें एक तो देखिए लाइफ और डेथ का सवाल है, दूसरा कि आपका डिस्चार्ज और आपकी जो आगे की जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन की, वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीवांस रिड्रेसल की जो एक सेगमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि NHCX में ज़रूर इसकी व्यवस्था की जाएगी। इससे हर पार्टी, हर स्टेक होल्डर को फ़ायदा होगा। एब्सोल्युटली। दुनिया भर के देशों में अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सल पब्लिक इंश्योरेंस से लेकर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर प्रोविजनल सिंगल पे मेडिकेयर सिस्टम, मेडिकेयर पब्लिक केयर, अभी बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ भी आयुष्मान भारत फॉर पुअर प्लस प्राइवेट, पुश फॉर लगातार यूनिवर्सल वाया PMJY आ रहा है, ADI के बहुत सारे रेगुलेशंस ऑन क्लेम आ रहे हैं, बट काफ़ी फ्रैगमेंटेड हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी भी उतनी है नहीं जितनी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब भी एक्सचेंज अगर लेकर के आए तो सबके लिए बात बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस मुद्दे पर तमाम पक्षों को
रोशन करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज कुमार सर, वक्त निकाला आपने। महावीर चोपड़ा सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव के सिंह, आपका वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।